नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। नए हफ्ते की शुरुआत और ग्लोबल मार्केट से बहुत ही पॉजिटिव संकेत लेकर भारतीय बाजारों में भी आज कुछ खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है। हालांकि आप देखिएगा निफ्टी जो है वो 50 अंक ऊपर, निफ्टी बैंक में जोश ज़्यादा है, 250 अंकों की तेज़ी, और ये तेज़ी प्राइमरीली निजी बैंक ही लीड कर रहे हैं। मिड कैप्स का क्या हाल है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या कह रहा है, वो सब भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो मिड कैप इंडेक्स आज थोड़े से बैकफुट पर 180 अंकों के नुकसान पर यहां पर ट्रेड बनता दिखाई दिया है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इसीलिए कुछ नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ। सेक्टोरली सिचुएशन कैसी है, तो निजी बैंकों में खरीदारी कोटक की बदौलत वहां पर एक अच्छा खासा मूव है। इसके साथ ही आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक का भी साथ, और आज टीसीएस तेजी में है। टाइटन ने निराश किया नंबर्स में, तो वहां पर मुनाफा वसूली हावी है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी थोड़े से बैकफुट पर। आपको याद होगा पिछले सत्र में एलएनटी में कुछ मुनाफा वसूली शुरू हुई थी, और वो आज दरअसल कंटिन्यू कर रही है। तो ये है फिलहाल आपके लिए ओवरऑल मार्केट का हाल। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस सब पर बातचीत करेंगे। याद रखिएगा पिछले 3 हफ्तों के जो विजेता हैं वो मैदान में है और उनके बीच मुकाबला है। तो हमारे साथ इस हफ्ते प्रदीप होचंदानी, अरुण कुमार मंत्री और सोनी पटनायक के बीच मुकाबला रहेगा। इन तीनों के बीच ये कंपटीशन है और इनके रिस्पेक्टिव रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, इस बीच आरईसी पीएफसी वाले ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर फटाफट से रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला था, और डर यही था कि जो आरबीआई की नई गाइडलाइंस आई है इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग पर, उसके बाद इनको क्योंकि अपने पीएनएल अकाउंट में ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, तो वो झटका लगा है। आज सुबह से ही सेल साइड की पोजीशंस, सीएलएसए की ताज़ा रिपोर्ट जिस समय आपको स्क्रीन पर फ्लैश होती दिखाई दे रही है, उन्होंने इस गाइडलाइन को बारीकी से पढ़ा, और सीएलएसए का मानना है इससे इनके लिए दबाव नहीं बनेगा, इनफैक्ट इनके लिए कंपटीशन कम होगा। तो उसे ये दरअसल पॉजिटिव पढ़ना चाहिए। बहुत ही लिमिटेड इम्पैक्ट होगा, और इम्पैक्ट आएगा तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज पर ही आता हुआ दिखाई देगा। देखते हैं स्टॉक्स कुछ रिकवर करते हैं या नहीं। आइदर वेज आज के मार्केट को कैसे पढ़ा है हमारे जानकारों ने, इस हफ्ते के लिए क्या रणनीति रहेगी। सोनी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी इस हफ्ते। जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। यहाँ पे हम देखेंगे तो निफ्टी में जितना भी सेलिंग प्रेशर फ्राइडे से नजर आ रहा है, एक सपोर्ट को अभी भी डिफेंड करते हुए नजर आ रहा है 22,350, 22,400। सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट है। अगर 22,350 को ब्रेक होता है, वहां से थोड़ा कॉशियस आउटलुक बनेगा, टुवर्ड्स 22,100, 22,000 लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है। सो काफी इंपॉर्टेंट है कि ये सपोर्ट को होल्ड करे। ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस है 22,620, 22,650। सो आपको अभी शॉर्ट कवरिंग अबव ये रेजिस्टेंस पे ही नजर आएगा। सो थोड़ा सा इस समय तक ये साइडवेज ट्रेंड पे बना रहेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए भी 48,500 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो जब तक 48,500 होल्ड करता है बैंक निफ्टी, यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड बिटवीन 48,500 टू 49,500, 49,600 बना रहेगा। बैंक निफ्टी के लिए फ्रेश अपसाइड अबव 50,000 यहाँ भी नजर आएगा। सो दोनों इंडिसेस पे साइडवेज ट्रेंड लग रहा है। ओके, तो एक साइडवेज ट्रेंड लग रहा है फिलहाल दोनों इंडाइसिस पर। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। अरुण, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा आज के लिए? देखिए आशा जी, गुड मॉर्निंग। अभी भी मुझे लग रहा है कि मिड कैप्स में जो करेक्शन आया है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ओवरऑल जहाँ पे मिड कैप्स में स्ट्रेंथ है वहीं बाई करने की सलाह रहेगी। पहला स्टॉक रहेगा अंबर एंटरप्राइजेस। अंबर में बाई करने की सलाह रहेगी। करंट लेवल पे बाई करें, 3990 का स्टॉप लॉस लगाएं, और 4338 का ऊपर में टारगेट है। 38 का टारगेट और 3930 के आसपास का स्टॉप लॉस। अंबर एंटरप्राइजेस ये एक बाई साइड का ट्रेड, इस समय 100 रुपए ऊपर है आज के दिन ये काउंटर। फेयर इनफ। प्रदीप, आपका ओपनिंग ट्रेड? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा ओपनिंग ट्रेड सीडीएसएल पे बाय रहेगा। सीडीएसएल में पिछले हफ्ते हमने 4-5 सेशन से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन देख रहे थे, और आज के सेशन में आप देखिए अर्ली चार्ट से एक फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। आज के जो वॉल्यूम है वो 20 डे एवरेज वॉल्यूम से ऑलरेडी ज्यादा हो चुके हैं। तो एक अच्छी पैटर्न बन रही है। 2165 के करंट रेट पे इसको एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 2094 का, और 2350 के इसमें टारगेट रहेंगे। 2350 के लिए सीडीएसएल बाय करे, 2094 स्टॉप लॉस। सीडीएसएल के नंबर्स वैसे इस क्वार्टर बहुत मजबूत हैं, इसीलिए वो स्टॉक आज ऊपर ट्रेड करता हुआ, और अब प्रदीप के भी रेडार पर आ चुका है। तो 2350 का टारगेट यहाँ
और आप स्टॉप लॉस 2094 का रखेंगे। ये रहा प्रदीप की तरफ से ट्रेड। सोनी, आपका ओपनिंग ट्रेड? हर्षदा जी, मेरा पहला पिक रहेगा मेट्रोपोलिस में। काफी अच्छा एक ऑप्शन चेन ब्रेकआउट देखने को मिला है 1800 लेवल के ऊपर, और यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न भी बना रहा है ऑन डेली चार्ट्स। सो करंट लेवल 1813 1812 लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। 1770 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। टारगेट है 1860 1880। ओके, 1860 का टारगेट, तेजी की पोजीशन मेट्रोपोलिस में, और 1770 के आसपास आप स्टॉप लॉस के तौर पर ये ट्रेड लेंगे। बाय साइड का ट्रेड है। सोनी, लगे हाथ दूसरा ट्रेड? मैं दूसरा ट्रेड रहेगा जुबिलेंट फूड में। जुबिलेंट फूड में भी हमने देखा है कि काफी टाइम से 450 एक अच्छे लेवल को सपोर्ट बनाते हुए ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। आज इंट्राडे में भी फ्रेश ब्रेकआउट दिया है इंट्राडे चार्ट्स पे। सो करंट लेवल 473 पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 450 का। टारगेट रहेगा यहाँ पे 530 535। 530 के टारगेट के लिए एक तेजी की पोजीशन जुबिलेंट फूड में आ रही है। और जुबिलेंट फूड में आपको एक और क्या होगा कि पिछले हफ्ते से ही मामूली सी पोजीशंस में बढ़त है। देखते मोमेंटम कितना और जोर पकड़ता है ये स्टॉक का। प्रदीप, आपका दूसरा ट्रेड? दूसरा ट्रेड रहेगा कोल इंडिया पे बाय रिकमेंडेशन। कोल इंडिया ने इनफैक्ट फ्राइडे के सेशन में डेली चार्ट्स पे एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट कंफर्म किया है पिछले 2-2.5 महीने के कंसोलिडेशन का। तो मुझे लगता है कि ये एक पोजिशनल ट्रेड भी बन सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेड के अलावा। 470 के करंट रेट पे इसको एंटर करेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 444 का, और 530 के इसमें टारगेट रहेंगे। ओके, 530 के लिए कोल इंडिया में एक ट्रेड तेजी की तरफ। हालांकि ये स्टॉक आज थोड़ा सा नर्म है। नतीजे आए थे और उस पर काफ़ी तगड़ा रिएक्शन फ्राइडे के सत्र में हमने देखा है, लेकिन 530 के लिए अभी भी मौका है। प्रदीप का मानना है गिरावट का फायदा उठाए। 444 स्टॉप लॉस रहेगा। अरुण, आपका दूसरा ट्रेड? अगेन दूसरा ट्रेड भी मिड कैप से ही रहेगा। कैम्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। इसका रिजल्ट 2 दिन बाद में आना है, तो जिस हिसाब से मोमेंटम नजर आ रहा है तो कैम्स को करंट लेवल पे बाय करें। 3272 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3543 का टारगेट। 3543। इनफैक्ट कैम्स CDSL से कुछ क्यों लें, तो इसके भी नंबर्स अच्छे होने चाहिए। और वैसे भी मार्केट इंटरमीडिएट्स का परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा रहा है, जिस तरह का लगातार पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो एक बाय साइड का ट्रेड ये भी है। और आप कह रहे हैं 3543 टारगेट, 3272 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। ये ट्रेड्स हो गए जिन पर आपकी चर्चा हुई है और आप लोगों की नज़रें हैं। चलिए अब बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ की। टाटा टेक्नोलॉजी हाल ही की लिस्टिंग टाटा ग्रुप की कंपनी जो लिस्ट होकर आई, और Q4 में कंपनी ने ज़्यादा कुछ खास डिलीवर नहीं किया। इनफैक्ट क्वार्टरली आधार पर बहुत ही फीका परफॉर्मेंस देखने को मिला है। वो आपके सामने है। रेवेन्यू आप देखिए 7% घटकर आया, मुनाफे में 27% तक की गिरावट रही। इबिटा ग्रोथ एकदम फ्लैट है, मार्जिन्स भी एकदम फ्लैट रहे। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, ये आपके लिए करते हैं पेश। ईयर ऑन ईयर मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिल रहा है। वैसे यहाँ से आगे की क्या दिशा रहेगी? कंपनी के CEO और MD वॉरेन हैरिस हमारे साथ हैं। Warren, thanks for taking time out for us. We've gone through those numbers and it's been a rather soft quarter for you. What has transpired really this quarter? Sure. Well, for us, we're delighted actually with the numbers. If you look at our year-on-year numbers, we grew the business by 13% in US dollar terms, 15.9% in Indian rupees. We were relatively flat in terms of services sequentially, but if you double click on those numbers, I guided in January that we had some runoff at one of our largest customers, Winfast. And if you account for that, we actually grew our services outside of Winfast sequentially by 10%. And so the business is really performing at a very healthy clip. And so we're very pleased with how we finished the year. So talking about Winfast, has that bottomed out already in Q4, or there is a likelihood that it could spill into Q1 as well? Yeah, there's a couple of change requests that we've had to contend with as we transition from engineering to launch support. So I think the decoupling on the 2 electric vehicles that we've developed for them will be completed in the first quarter, and I think
from the perspective of baseline revenues will grow from there in Q2, Q3, and for the rest of the year. So I think we'll be through it come June. You did record a very big deal in terms of BMW. So if you could give us an idea as to what the deal wins were for this quarter, and most importantly, what's the visibility like for 25? Sure. Yeah, we announced BMW. There's been a couple of other deals that we've closed, but the first 3 months of the calendar year is typically slow in terms of large deal conversions, and so we expect an uptick in the next couple of months. But I think if we step back from the seasonality that we very often see in our business, we're not seeing any tapering in terms of demand. We are very bullish about FY25. We continue to not only leverage the endorsement of BMW, but continue to work hard to align ourselves with the investments that all of our customers are making in this significant transition from legacy propulsion systems to new energy vehicles and devices. So for us, we think we're in a great swim lane. We think we have demonstrated a value proposition that is truly differentiated. And despite the fact that some customers are signaling that from a sales perspective, things are slowing down on the EV. That's exactly what I want to pick your brain on a little bit more, Warren, especially for players like Tesla. We've seen their sales come down. Does that impact the contracts that you have entered into? Is that kind of a sign that maybe EV market could slow down? Well, we're seeing that our customers are reacting to a couple of things. One, the pendulum has swung in terms of propulsion systems. So, despite the rhetoric that is coming from some customers, we don't see any slowdown in the investment in electric vehicles, smart electric vehicles, and ultimately what will be smart devices. I think what we're also seeing in Europe and North America is a real concern with regard to the capacity, the export capacity that's building in China, and the sort of technology and price advantage that many of the new energy vehicle companies in China have is prompting our customers in the West to invest in order to ensure that the technology gap doesn't widen. Okay. And we're obviously playing a very important role in enabling that. So we don't see business for you slowing down, despite the fact that perhaps sales may have slowed down for the other players in US or the West. Can you give me an insight on how margins are likely to stay? Margins have improved year on year. They're steady quarter on quarter. Is there further scope of improvement, and can you better this 18.5% margin? Yeah, we think that there will be improvement. Obviously, when you go through a big transition like VinFast, there are some inefficiencies that get built into the system as you transition people from one project to another. But steady state, we think that margins will improve quarter on quarter, and certainly as far as the full year is concerned. We are still less than optimized in terms of our offshore bias, and so there's work to do there. We're also investing in productivity capabilities in and around the use of automation and technologies like Gen AI. My final question to you is, of course, we've discussed in detail what the EV situation looks like, but how about aerospace? Because the last time we spoke, you had mentioned about growing business from players like Airbus. What is the prognosis for FY25? Yeah, and one of the highlights of the last quarter of fiscal 2024 is the fact that we've seen a significant uptick at Airbus. I mentioned when we spoke in January that we'd built a big order book at Airbus. We've been through all of the accreditations. We've opened offices in Toulouse and Hamburg.
and we were looking forward to partnering with Airbus as they accelerate their manufacturing throughput capabilities and as they invest in greener products. And we're starting to see that play out. So we had almost a doubling of the Airbus business off a relatively small base in a Q3 to Q4. We expect that trend to continue as we work through this current fiscal year. Warren, it's always a pleasure speaking to you. Good luck for FY25. स्टॉक आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आते हैं। थोड़ा सा शांत है, 3.5% की गिरावट इनफैक्ट देखने को मिली पिछले 3 महीनों में। वो BMW की डील के बावजूद थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन ध्यान रखिएगा उस डील का फायदा कंपनी को सेकंड हाफ में ही मिलने वाला है। चलिए इस मोड पर लेंगे एक ब्रेक, एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ेंगे और फिर लेकर आएंगे इनके ट्रेड्स का रिकैप आगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें बनी हुई हैं। इस बीच एक ट्रेड हमारे जानकार को और जोड़ेंगे। निफ्टी बैंक अब 200 पॉइंट ऊपर, लेकिन मिड कैप्स जस के तस वहीं पर दबाव में। प्रदीप, CDSL कोल इंडिया ये सी फैक्टर चल रहा है, अब तीसरा ट्रेड क्या रहेगा? तीसरा स्टॉक में फार्मा स्पेस से टोरेंट फार्मा को जोड़ना चाहूंगा। टोरेंट फार्मा में फ्राइडे के सेशन में एक बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कंफर्म हुआ था। आज के शुरुआती कारोबार में थोड़ा सा सबड्यूड है, पर ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी बुलिश है। तो 2714 के करंट रेट पे इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 2670 का और 2840 के टारगेट रहेंगे। 2840 के लिए टोरेंट फार्मा में एक पिछले सत्र में जो एक्शन था वो शायद कंटिन्यू हो सकता है। आज भले ही थोड़ा सा शांत हो, लेकिन 2840 तक जाएगा ये काउंटर। ये एक ट्रेड आपके लिए बनता हुआ 2670 आपका स्टॉप लॉस है। अरुण, आपका ट्रेड? अगेन तीसरा स्टॉक एक ब्रेकआउट रीटेस्टिंग वाला कैंडिडेट है। सीजी पावर में बाई करने की सलाह रहेगी। 548-49 के आसपास चल रहा है। 535 का स्टॉप लॉस रहेगा और 598 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए। तो सीजी पावर पे करंट लेवल पे बाई करने की सलाह। सीजी पावर में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की 598 आपके लिए टारगेट की तरफ रहेगा और 535 स्टॉप लॉस की तरफ रखें। ये है आपके लिए एक ट्रेड। ठीक है सोनी, आप क्या जोड़ेंगी? हर्षिता जी, यहाँ पे मेरा एक सेल कॉल रहेगा। थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच है। सेल है यूपीएल में, करंट प्राइस 489 पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 505, टारगेट है 450-440। ओके, तो ये एक सेल साइड का ट्रेड आता हुआ यूपीएल में। यहाँ पर टारगेट 450 के आसपास और स्टॉप लॉस 505 रहेगा। ये रही आपके लिए वो सारी ट्रेड्स। चलिए लेकर आते हैं आपके लिए वो सभी रिकैप्स। अगर आपने कुछ मिस किया आप इस समय नोट कर सकते हैं, टारगेट स्टॉप लॉस समेत। पहला पोर्टफोलियो किसका स्क्रीन पर आ रहा है? अरुण कुमार मंत्री। अंबर एंटरप्राइजेस 4338 टारगेट, 3930 स्टॉप लॉस, बाय साइड का ट्रेड है। कैम्स भी एक बाय साइड का ट्रेड हुआ, 3543 का टारगेट, 3272 का स्टॉप लॉस और सीजी पावर 598 का टारगेट, 535 का स्टॉप लॉस। तीनों ही बाय साइड के ट्रेड्स हैं। मैक्सिमम रिटर्न्स इस समय इनके लिए अंबर एंटरप्राइजेस 0.45% कमा रहा है। आइए चलिए सोनी का पोर्टफोलियो देखते हैं। 2 तेजी और 1 मंदी का ट्रेड। मंदी यूपीएल में 450 टारगेट, 505 स्टॉप लॉस। जुबलिन फूड बाय ट्रेड है, 530 टारगेट, 450 स्टॉप लॉस। मेट्रोपोलिस बाय 1860 टारगेट, 1770 का स्टॉप लॉस इस समय आया है। और रिटर्न्स की सिचुएशन देखें तो इनके लिए मेट्रोपोलिस मैक्सिमम रिटर्न्स कमा कर दे रहा है 0.84% के। प्रदीप ने अभी जो ट्रेड्स दिए हैं उसमें CDSL बाय साइड 2350 टारगेट, 2094 स्टॉप लॉस। कोल इंडिया 530 टारगेट, 444 स्टॉप लॉस है। और टोरेंट फार्मा भी बाय साइड का ही ट्रेड है, 2840 का टारगेट, 2670 स्टॉप लॉस रहेगा। रिटर्न्स में इनके लिए मैक्सिमम रिटर्न्स तो आई थिंक CDSL कमा रहा है। ये आपके लिए ताज़ा तस्वीर। कोल इंडिया में नुकसान होता हुआ। मुनाफे का मीटर किसके पक्ष में है? तो इस समय अरुण कुमार मंत्री 0.8% के रिटर्न्स पर 0.75% के रिटर्न सोनी के हैं। तो इनके बीच कांटे की टक्कर। प्रदीप होचंदानी हल्के से नेगेटिव में पारी की शुरुआत कर रहे हैं। ये अब तक की स्थिति। कोई भी बदलाव होगा, कोई भी ट्रेड नया आएगा, उस सब पर हमारी नजरें रहेंगी पूरे हफ्ते। गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू। मिड कैप मंत्र में हम इंट्राडे वो अपडेट लेकर आते हैं और ऑफ कोर्स आप तीनों से फिर कल सुबह 11 बजे फिर मुलाकात होगी। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। लेंगे एक ब्रेक के बाद ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।